हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी छोटा है। उसमें देखेंगे हम ओवरव्यू ज़ीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे और सॉल्व भी किए हुए होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। मान लो ये रिएक्शन हमारी है ए गिव्स प्रोडक्ट। क्या है? ए गिव्स प्रोडक्ट। तो यहां पे रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन है रेट गिव्स के ए टू द पावर एन, के ए टू द पावर एन। और एन क्या है? एन है हमारा, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो अगर मैं n यहां पे 0 करूं, 1 करूं, 2 करूं, -1 करूं, ठीक है, तो वही हम अब यहां पे देख लेंगे। मान लो मैंने यहां पे पहले हम कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम अब क्या करेंगे? मान लो यहां पे n मैंने रखा है n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू -1। ठीक है, ये हम देखेंगे अगर n 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और -1 रखा तो वहां पे वेरी ये रेट कैसे होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें n 0 रखूं तो रेट किसके बराबर आएगी? रेट आएगी बराबर के ए टू द पावर 0, के ए टू द पावर 0। तो रेट आएगी बराबर के, रेट आएगी बराबर के। इसका मतलब है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसी को कहते हैं, इसी अगर यहां पे मेरा ऑर्डर 0 है तो ये क्या है? ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। और 0 ऑर्डर रिएक्शन में आपने अब देखा है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूं, 3 टाइम्स करूं, कुछ भी करूं कंसंट्रेशन के साथ, रेट को कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन को मैं कुछ भी करूं, ठीक है, तो रेट को कुछ नहीं होगा, रेट वेरी नहीं, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और अगर यहां पे n मैंने 1 लिखा है तो रेट किसके बराबर आएगी? रेट आएगी बराबर के ए टू द पावर, के ए टू द पावर 1 के। रेट किसके बराबर आएगी? के ए टू द पावर 1, के ए टू द पावर 1। तो रेट को ऐसे में लिख सकता हूं फिर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूं मेरी रेट भी डबल हो जाएगी। अगर मैं कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करूं, थ्राइस करूं, तो रेट मेरी थ्राइस हो जाएंगी। जिस फैक्टर से मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा उसी फैक्टर से मेरी रेट भी बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं, अगर मेरा n 1 है तो ऑर्डर है 1, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर यहां पे अब मैं n को 2 करूं, रेट किसके बराबर आएगी? रेट आएगी बराबर के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। n को 2 कर दे, इसमें मैंने n को 2 कर दिया और वही लिख लिया। तो रेट किसके बराबर है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। मान लो अगर मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैंने रेट को, कंसंट्रेशन को डबल किया है, मेरी रेट क्या हो जाएगी?
मेरी रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इसको कहते हैं सेकंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर n को अब मैंने माइनस किया है, मान लो रेट किसके बराबर होगी? k a टू द पावर माइनस 1, k a टू द पावर माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इक्वल टू k डिवाइड बाई a। ठीक है, तो रेट को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a। ठीक है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a। अगर मैंने a की कंसंट्रेशन डबल की है, ऑर्डर मेरा -1 है, क्या है? -1। अगर मैंने इन कंसंट्रेशन यहां पे डबल की है तो रेट 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। उसी फैक्टर से रेट डिक्रीज हो जाएगी जिस फैक्टर से मैं कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे मेरी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स अगर इंक्रीज की तो 2 टाइम्स डिक्रीज होगी। अगर मैं 3 टाइम्स इंक्रीज यहाँ पे कंसंट्रेशन करूंगा तो ये 3 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये देख लिया है, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर है, ये है फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 तो सेकंड ऑर्डर है, और n इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव भी ऑर्डर आ गया है। मैंने आपको बोला है नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे, हमारी एक एग्जाम्पल, हम एक पहले एग्जाम्पल करेंगे। द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर are k1, k2 and k3 respectively. If k1 equal to k2 equal to k3 and concentration is less than 1 molar and concentration is less than 1 molar, then find the order of rates of respective reactions. मतलब इनका ascending order या descending order हमें बताना है। ठीक है, R1 मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इसकी लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे R1, इसकी है R2 एंड R3। इसका ऑर्डर हमें बताना है और बोल रहा है कि कंसंट्रेशन है लेस देन 1 मोलर। कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 मोलर। कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 मोलर, ये बोल रहा है कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 मोलर। तो k रेट किसके बराबर होगी? रेट होगी बराबर k a टू द पावर n। ये हमने यहाँ पे इन जर्नल लिखा है। ठीक है, जेनेरिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, a टू द पावर n या r इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं k कंसंट्रेशन टू द पावर n। ये सबसे बेहतर रहेगा, ये लिखना बेहतर रहेगा। ठीक है, r इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। ये क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 मोलर। तो इसका क्या आएगा? अगर मुझे इसका लिखना फर्स्ट ऑर्डर का, तो रेट किसके बराबर आएगी? R1 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? K1, K2 एंड K3 सेम ही है तो K लिखेंगे। ठीक है, या K1 लिखेंगे, K1 कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका कैसे लिखेंगे? R2, इसको मैं कॉलम्स बनाऊंगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो जाए। R2 कैसे लिखेंगे? R2 लिखेंगे K2 कंसंट्रेशन टू द पावर 2, और R3 लिखेंगे, R3 कैसे लिखेंगे? R3 लिखेंगे K3 इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 3। ठीक है, ये हमने लिखा है R1 इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन टू द पावर 1, ऑर्डर है इसका 1, R2 है बराबर
K2 कंसंट्रेशन टू द पावर 2, ठीक है, और R3 है बराबर K3 कंसंट्रेशन टू द पावर 3। देखो R1 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो R1, R2 एंड R3 इसकी रेट है। तो R1 लिखेंगे K1 कंसंट्रेशन टू द पावर 1, R2 K2, R2 इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन टू द पावर 2 और R3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही। तो अब बोल रहा है अगर कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोलर है और K1 K2 एंड K3 सेम है, K1 K2 इक्वल टू K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3, फिर किसके बराबर होगी रेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 R1, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन स्क्वायर और R3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का क्यूब, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोलर है, यहाँ पे अगर मैं 0 पॉइंट मान लो लेस देन 1 0.5 हमने लिया, 0.5 का अगर मैं क्यूब करूँ 0.5 इंटू 0.5 हो गया 0.25 और फिर से करूँगा 0.5 से मल्टीपल और उससे कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0.5 इंटू 0.5 तो वो 0.25 आएगा, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 है ऑर्डर 0.5 है ना, 0.5 यहाँ पे अगर 0.5 लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5 मान लो लेस देन 1 मोलर है, अगर लेस देन 1 होता है उसका अगर स्क्वायर करते हैं वो कम होता है और अगर क्यूब करते हैं उससे भी कम होता है। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है तो फिर R1 होगा बड़ा R2 से, होगा बड़ा R3 से। फिर ये कंक्लूजन निकल के आएगा हमें, क्या आएगा, अगर हमारी कंसंट्रेशन लेस देन 1 है तो फिर R1 बड़ा होगा, अगर लेस देन 1 है तो उसका स्क्वायर बहुत कम आएगा, लेस देन 1 का क्यूब करेगा तो उससे भी कम आएगा, तो फिर ऐसे आएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है। अगर अब ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोलर है, ठीक है, अगर अब कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोलर है, अगर अब कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोलर है तो फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोलर होगी, अगर ऐसे था कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोलर, यहाँ पे 1 मोलर मतलब मान लो 2 है, 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेट अगर 1 से बड़ा है मान लो 2 है कंसंट्रेशन 2 मोलर और 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा और रेट भी सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा बराबर R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 के, ठीक है। और अब अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के होगी, अगर कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर होगी, ये भी सेम है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, वो तो सेम ही आएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे बराबर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ठीक है, फिर ये सेम ही आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ लिया हुआ होगा, ठीक है, आपने ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। और अब हम इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, द रिएक्शन 2A + 3B gives 2A + 3B 2A + B2 gives twice AB 2A + B2 gives twice AB। फिर क्या बोल रहा है, यह है एलिमेंट्री रिएक्शन, इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका जो ऑर्डर, इसकी जो स्टेशोमेट्री होगी, इसकी जो स्टेशोमेट्री होगी, इसका 1 है, इसकी जो स्टेशोमेट्री होगी वही ऑर्डर होगा। तो रेट कैसे, रेट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे बराबर K इक्वल टू रेट इक्वल टू K A का स्क्वायर इंटू B टू द पावर 1, इसका 1 है, ठीक है।
तो ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर इसका है 3, ऑर्डर है 3, तो ऑर्डर है 3 के बराबर, ऑर्डर है 3 के बराबर, ऑर्डर किसके बराबर है 3 के, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है फिर क्वेश्चन में, फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट वेसल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3 द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। बोल रहा है कि अगर मैंने रिएक्शन वेसल को उसका जो वॉल्यूम है रिड्यूस किया बाय अ फैक्टर ऑफ 3, मेरी रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। तो वो देखेंगे हम। यहाँ पे हमारा ये जो लिखा हुआ है ये कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है और इसने वॉल्यूम डिक्रीज किया। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन होती है बराबर N/V के। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है N/V के। और यहाँ पे अगर इसने वॉल्यूम को डिक्रीज किया है बाय फैक्टर ऑफ 3, तो वो किसके बराबर लिखेंगे V/3 के, V/3 के। तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3N/V के, वो आएगा 3N/V के। तो इसका मतलब है इसने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। अगर इसने वॉल्यूम को 3 टाइम्स डिक्रीज किया है, उसका मतलब है इसने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। इसको ऐसे ही अगर आप याद रखोगे, अगर उसने रिएक्शन में वॉल्यूम को किसी फैक्टर से डिक्रीज किया है, तो उस फैक्टर से कंसंट्रेशन मेरी इंक्रीज हो जाएगी। V/3 से उसने बाय फैक्टर ऑफ 3 से रिड्यूस किया है, तो कंसंट्रेशन क्या हुई मेरी 3 टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम्स मेरी कंसंट्रेशन हो गई। तो अगर ऑर्डर मेरा 3 है, तो रेट किसके बराबर होगी, रेट ऐसे में लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का क्यूब, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, ठीक है। तो अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो रेट अगर मैं 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो रेट किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, 3 के क्यूब से, 3 के क्यूब से हो जाएगी ना, 3 के क्यूब से। तो 3 3s are 9, 3s are 27। तो बाय अ फैक्टर ऑफ 27 से मेरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, बाय फैक्टर ऑफ 27 से मेरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आया हुआ होगा। इसको इस मेथड से भी करेंगे। इसको यहाँ पे ये कितना हुआ, ये 3A ये और 3B है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। मे बी अगर किसी को ऐसे समझ ना आया हो तो फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स हुई, कंसंट्रेशन हुई है 3 टाइम्स इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3, ठीक है, बाय फैक्टर ऑफ 3। तो यहां पे मैं फिर लिखूंगा रेट किसके बराबर, लिख सकता हूं ना R', ठीक है। R' में लिख सकता हूं कि 3A का स्क्वायर 3B, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये किसके बराबर आएगी, R' रेट का डैश आएगा बराबर के 3 3s are 9, 9 into 3, फिर ऐसे लिख सकता हूं A स्क्वायर B, ठीक है। तो R' किसके बराबर आया, रेट R' वो आया बराबर 27, 9 into 3 27 के A स्क्वायर B, 27 के A स्क्वायर B। और ये क्या है हमारा, ये है ये है हमारा, ये जो ये है ये रेट, ठीक है। तो R' वो होगी बराबर 27 into R रेट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
बाय फैक्टर ऑफ 3 हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम बाय फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है, उससे यहाँ पे हमने सीधे 3a लिखा और 3b लिखा, तो उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट किया, 3 3 ज़ा 9 और 9 इंटू 3 हो गया 27 और फिर लिखा a स्क्वायर खुद का और b ऐसे ही b, तो वो आ गया 27 के बराबर। और ये किसके बराबर है, यहाँ पे है ये b, ये किसके बराबर है, ये रेट के बराबर है। तो इसको ऐसे रेट के बराबर यहाँ पे डाला, r डैश रेट डैश आ गया 27 इंटू रेट। तो इसका मतलब है रेट जो दूसरी हमारी रेट आई वो बाय द फैक्टर ऑफ 27 से इंक्रीज हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आया हुआ होगा और ये टॉपिक जो था आपने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि अब हम क्या करेंगे ना अच्छे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।